सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सेकंड लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 9 फिजिक्स। और यहाँ पे हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इससे फर्स्ट लेक्चर में जो पहला लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोग वर्क के बारे में पूरा कंसेप्ट देख लिए थे। वर्क डेली लाइफ में कैसा है और वर्क हमारा जो साइंस है वो किस तरह से वर्क को कंसिडर करता है, इसके बारे में हम देखे थे। अभी हम लोग उसी तरह से एनर्जी को पढ़ने वाले। अब देखिए, जैसे वर्क था वो भी हम लोग कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज करते थे, ठीक है। चाहे होमवर्क हो, क्लास वर्क हो, ठीक है, या आपके पापा जो काम कर रहे हैं वो वर्क हो, या मम्मी जो काम कर रही है वो वर्क हो। उसी तरह से जो एनर्जी है वो भी एनर्जी ऐसा नहीं है कि जिसको आप कहीं सुने नहीं होंगे। एनर्जी बहुत जगह यूज होता है। जैसे अक्सर लोग एक दूसरे के एनर्जी के बारे में बात करते हैं, अरे ये पतला है इसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं होगा, ये मोटा है इसके पास हाँ ज़्यादा एनर्जी होगा, ज़्यादा दम होगा, ठीक है, ज़्यादा दम होगा, इस तरह से। या एनर्जी गिविंग टॉनिक्स ड्रिंक्स के बारे में बात करते रहते हैं कि इसमें कितना एनर्जी है, ये सब पे लिखा रहता है, कैलोरी टाइप का लिखा रहता है, वो सब एनर्जी है। ये सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस की बात होती रहती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट, साउंड एनर्जी, ये सब के बारे में हम लोग बात करते ही रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसी को, ये चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी मेजर क्या करता है, एनर्जी है क्या। तो एनर्जी अक्सर जो यूज होता है वो वर्क के साथ साथ यूज होता है, ठीक है। आखिर देखिए कि हम लोग करते क्या है, एनर्जी जो है वो करता क्या है। तो हम लोग एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि अगर कोई मैन है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी प्राप्त करता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि खाना खाते हैं हम लोग और वहाँ से हमको क्या आती है, एनर्जी, ठीक है। कहाँ से आती है, फूड से। तो फूड एनर्जी का क्या काम है, तो एनर्जी का बहुत सारा काम है। ये 6 क्लास का एक क्वेश्चन आ गया, उससे भी जूनियर का, एनर्जी का क्या काम है, ठीक है। एनर्जी का बहुत सारा काम है, सिंपल काम है एक, ठीक है। क्या चीज कि ये हमको एबिलिटी देता है काम करने की। कोई काम अगर हम कर रहे हैं वो कैसे, तो वो एनर्जी से, और वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, फूड से। इमेजिन कीजिए आपको 3-4 दिन के लिए खाना नहीं दिया जा रहा है, क्या आप काम कर पाएंगे, कोई नहीं। तो एनर्जी सिंपली मीन्स कि आपको काम करने के लिए जो चीज चाहिए वही है एनर्जी, ठीक है। इन फिजिक्स हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एज ए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। ज्यादा काम कर सकते हैं मतलब ज्यादा एनर्जी है, कम काम कर सकते हैं मतलब कम एनर्जी है। मतलब वर्क और एनर्जी जो है दोनों बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, ठीक है। रियली में दोनों एक ही चीज ही है, इक्विवेलेंट हम लोग बोल सकते हैं एक दूसरे के, ठीक। ये तो हमको पता ही है कि एनर्जी के बिना कुछ पॉसिबल नहीं, यहाँ तक कि लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सोलर एनर्जी थोड़े दिन के लिए नहीं रहे तो पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा। उसी तरह से एनर्जी हर एक फॉर्म में, ठीक है। हमको मूव करने के लिए, या कोई कार है, प्लेन है, उसको मूव करने के लिए, मशीन को मूव करने के लिए, सबको क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है। अब देखिए, इस एनर्जी का जब इतना इंपॉर्टेंस है तो फिजिसिस्ट इसको कैसे लेते हैं, फिजिक्स में इसको कैसे पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स में और चाहे साइंस में, जो आप बोले, इसका एक बहुत अच्छा डिफिनीशन है जो आप लोग पढ़े भी हुए हैं पहले भी, जूनियर्स में भी, बायोलॉजी में, ठीक। अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एनर्जी है तो आप चल सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, ठीक है। आप कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। और हर केस में चलना दौड़ना, हर केस में क्या है, एक तरह का काम है। तो एनर्जी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एनर्जी सिंपली मीन्स कि एनर्जी वो चीज है जो आपको क्या करता है, क्षमता देता है किस चीज करने, क्या करने का, काम करने का। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी इज कैपेसिटी, कैपेसिटी या एबिलिटी बोल सकते हैं, कैपेसिटी, एबिलिटी या कैपेबिलिटी भी बोल सकते हैं, मतलब क्षमता किस चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का टू डू वर्क। अब वो ऑब्जेक्ट जरूर नहीं है आप होंगे, ठीक है। तो क्या हमारे अलावा भी कोई काम कर सकता है, ऑफकोर्स, ठीक है, टू डू वर्क। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपने प्रोड्यूस करते हैं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आप प्रोड्यूस करें क्या, नहीं। वो चाहे कोयला से आ रहा है, चाहे वो पानी से आ रहा है, या आजकल विंड से भी आ रहा है, या सूरज की रोशनी से आ रहा है, तो वो एनर्जी आप नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कोई ऑब्जेक्ट के पास क्षमता हो सकता है, अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसके पास एनर्जी है, ओके। ये बात तो समझे कि किसी चीज के पास जितना कैपेसिटी है काम करने का, उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी, ठीक। इसको ऐसे भी तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये एक मेजरमेंट है, क्या चीज है, ये भी एक मेजरमेंट है किस चीज का, कि कोई कितना काम कर सकता है। जैसे मैंने आपको बतलाया था, कोई चीज के पास ज्यादा एनर्जी है मतलब वो ज्यादा काम कर सकता है, कम एनर्जी है कम काम कर सकता है। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए मेजर, ये एक मेजर है, ठीक। यानी एक तरह से क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो इट इज ए मेजर ऑफ total quantity of work, total quantity of work an object can do, quantity of work an object can do, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट कितना काम कर सकता है ये डिपेंड किस पे पड़ेगा, उसके एनर्जी पे, ओके, सेम चीज, ठीक। अब कोई भी चीज जो काम करने के एबल है, काम कर सकता है, उसके पास हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसके पास एनर्जी है, ठीक है। तो सिंपली एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क। ये ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एनर्जी
क्या चीज़ को मेजर करता है, क्या चीज़ को मापता है, कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क कोई चीज़ कर सकता है। तो ऐसे भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एनर्जी क्या है। एनर्जी सिंपली मीन्स कि एनर्जी मीन्स स्टोर्ड वर्क। ठीक है, वही वर्क आप करने लगते हैं जब विजिबल होता है तो वो बतलाता है कि आपके पास कितना एनर्जी है। तो एनर्जी सिंपली मीन्स स्टोर्ड वर्क, आप कितना काम कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी इज सिंपली एबिलिटी टू डू वर्क और एनर्जी इज स्टोर्ड वर्क। क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज स्टोर्ड वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क, दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये तो बात हुई। अब क्या एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, एनर्जी क्रिएट नहीं होता है। तो ये एनर्जी आएगा कहाँ से? तो उसके सोर्स से। जैसे कोई भी मैटर है, ठीक है, मैटर कहने का मतलब कोल है, कोल हमको एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाँ, उसको वो हमको नेचर ही दिया हुआ है खुद, उसके सोर्सेज जो है वो हमको खुद नेचर दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ सन। सन भी एक बेटर सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कोल जो भी हमको नेचर दिया हुआ है, तो उसी से हम लोग एनर्जी का प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक, ये बात तो समझे। अब मन में यह आता है कि चलो काम करने का क्षमता अगर है तो सब चाहेगा कि मेरे काम करने का क्षमता बढ़े। तो क्या हम किसी चीज़ का एनर्जी बढ़ा सकते हैं? ठीक है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, पर्सन का समझे कि ज़्यादा आदमी खा लेगा, वैसे भी ज़्यादा आदमी खाने से आपका वो एनर्जी ज़्यादा ही स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, वो फैट के रूप में आ जाएगा। हम किसी ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट से हम काम ले रहे हैं, उसका एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि विंड मिल जो है, ठीक, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, उससे हम ज़्यादा एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इन केस आप क्या कीजिए कि उस पर वर्क कर दीजिए। ठीक है, क्या? हाँ, उस पर वर्क कर दीजिए। ठीक है, आप तो बोले कि एनर्जी जो है वो काम करने का क्षमता है, तो उस पर काम कर देंगे तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा। कैसे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक छोटा सा क्या है, एक बक्सा है, और यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ, आयरन का बॉल। ये दोनों एकदम आराम से इस सरफेस पे है। क्या कोई कुछ हो रहा है? नहीं। ठीक है, अब इस पे हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो इसको हम इधर लेके जाते हैं। ठीक है, इस बॉल को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो हम काम कर रहे हैं। ये काम किस पे किया जा रहा है? इस पे, इस बॉल पे। और उसके बाद यहाँ से जोर से इसको मार रहे हैं। ठीक है, मतलब हम इस पे काम किए। अब उसके बाद अगर ये आएगा, इस ब्लॉक से टकराएगा, तो ऑफकोर्स इस ब्लॉक को आगे घिसका देगा। पहले भी था ये ऑब्जेक्ट, और पहले भी था इसके पास एनर्जी, पर उतना एनर्जी नहीं था। अगर ये टच करके भी था तो उतना एनर्जी नहीं था कि इसको धकेल सके। लेकिन जब हम इस पे काम कर दिए अपना, ठीक है, हम अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिए। कैसे? इसको ले जाके और एक छोटा सा मोशन देके, मूवमेंट करके, तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी आ गया। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर किसी बॉडी का क्या करना हो, एनर्जी इंक्रीज करना हो, तो उस पर काम कर दीजिए। ये इसी तरह से इसको उल्टा समझिए। अगर हमको किसी चीज़ से काम ले रहे हैं तो उसका एनर्जी घटेगा ना। आप अगर पेट्रोल जला के अपने बाइक को से काम ले रहे हैं, अपने बाइक को मोशन में लाके आप कहीं जा रहे हैं, तो उसकी एनर्जी घटेगा कि नहीं घटेगा? मतलब एनर्जी घटता है कब? जब हम काम करते हैं। ठीक है, हम भी अगर काम कर रहे हैं एनर्जी घटता है। अगर हम उसी पे काम करते हैं जिस ऑब्जेक्ट में है, तो उस पे काम कर देंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। सो व्हाट कैन वी से, हम बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब काम करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू वर्क, एनर्जी घटती है। ठीक है, तभी ना पेट्रोल खत्म हो जाता है आपका। डू वर्क, एनर्जी डिक्रीजेज, एनर्जी खत्म होता है क्या? एनर्जी है क्या? तो मैंने तो बोला एनर्जी इज स्टोर्ड वर्क, काम जो स्टोर करके रखे हुआ है। तो अगर वो करता है, काम करता है वो, ठीक है, तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, स्टोर्ड वर्क खत्म हो जाएगा। उसी तरह से इसको आप समझ सकते हैं, जैसे स्टोर्ड चावल है आपके घर में, चावल का स्टॉक है, अब उसको आप खाते जाइएगा तो वो स्टॉक खत्म होगा ना। उसी तरह से अगर आप काम कीजिएगा, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू वर्क, इट्स एनर्जी डिक्रीज, इसका एनर्जी डिक्रीज होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे बताया, ठीक, कि इफ वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर काम किया जाए, इफ वर्क इज डन, वर्क किया जाए किस पे? ऑन एन ऑब्जेक्ट। और वर्क डन क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, जब भी फोर्स लगे और उससे डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको वर्क डन कहते हैं। पिछले लेक्चर में कर दिया हो मैंने। तो इफ वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे किया काम जा रहा है, तो क्या होगा? इट्स एनर्जी, इसका एनर्जी जो है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक, ये दोनों एकदम सिंपल रिलेशन है, मुझे उम्मीद है आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमेशा एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है जब भी काम किया जाता है। ठीक है, जैसे काम वो ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट किया, कार काम किया, तो उसके अंदर जो एनर्जी था इन फॉर्म ऑफ पेट्रोल, जो कि केमिकल एनर्जी था, तो वो खत्म हुआ।
तो क्या हुआ यहाँ से एनर्जी जो था, एक तरह का एनर्जी था यहाँ पे, कौन सा, तो केमिकल एनर्जी था उस पेट्रोल के पास, वो एनर्जी बदला है किसी फॉर्म में, किस वाले एनर्जी में, तो मोशन वाले एनर्जी में। मोशन वाले एनर्जी का नाम भी हम लोग देंगे अभी काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से यहाँ पे जब हम काम किए इस पे, इफ वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने काम किया, ठीक है, या कार भी ले सकते हैं, कार पे मैंने काम किया, तो इसका एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मतलब इस केस में मेरा एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुआ है किसमें, इस बॉल में। मतलब हम हमेशा कह सकते हैं कि देयर इज ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कब, जब काम किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, नो। क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नो। नहीं एनर्जी क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है आपके लेवल पे, ठीक है। देयर इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होती है। कब, जब भी काम किया जाता है, व्हेन एवर वर्क इज डन, ठीक। ओके, तो एनर्जी क्या डिस्ट्रॉय हो सकती है, यहाँ पे जैसे देखिए, तो नहीं, फिर से मैं बताया, ट्रांसफर हो सकता है, ना ही इसको बनाया जा सकता है, ना ही कोई बना सकता है, ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके पास एनर्जी कहाँ से आई, तो हम ट्रांसफर किए थे। पेट्रोल के पास कहाँ से आया, तो वो पहले से ही एक एनर्जी का सोर्स है जो नेचर हमको प्रोवाइड किया हुआ है कि इसके अंदर केमिकल एनर्जी है। होप आपको ये समझ आया, मुझे उम्मीद है ये सब आप समझ आए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी अगर थोड़ा सा अगर समझ गए डिफिनीशन वगैरह, तो अब हम बात करते हैं इसके छोटे छोटे चीज़ों के बारे में, जैसे इसके यूनिट, इसका नेचर, करने का मतलब ये किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है ना, क्योंकि इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी है तो किस तरह का ये है, स्केलर है, ये वेक्टर है, ठीक। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका नेचर जो है, यानी स्केलर या वेक्टर, तो वो है इसका स्केलर, ऑफकोर्स, क्योंकि ये काम और एनर्जी दोनों तो इक्विवेलेंट ही है, तो ये स्केलर है। यूनिट क्या होगा, खास ऐसा यूनिट भी इसका जूल ही होने वाला है, ठीक है। जूल क्या होने वाला है, जूल ही। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों तो सेम है, ठीक। कैपिटल जे से लिखाएंगे और नाम लिखेंगे स्मॉल जे, ठीक है, जूल, ठीक है। यूनिट क्या होगा, इसका जूल है, जेम्स फॉस्कॉट जूल के नाम पे। अगेन क्यों, क्योंकि वही चीज, काम और एनर्जी दोनों तो सेम चीज है। आप अगर काम कर सकते हैं, आपके पास एनर्जी है, इसका मतलब, ठीक है, और आपके पास एनर्जी है, मतलब आप काम कर सकते हैं, दोनों तो सेम चीज है। तो एक चीज का ट्रांसफर, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देयर ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन एवर वर्क इज डन। जब भी काम किया जाता है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मतलब दोनों सेम चीज है, ठीक है। ओके, हम बात करने हैं कि यहाँ से 1 जूल को कैसे डिफाइन करें, ठीक है। 1 जूल एनर्जी का क्या मतलब, 1 जूल वर्क को हम डिफाइन किए थे, आपको याद हो वर्क का फॉर्मूला, तो वो था एफ डॉट एस। यहाँ पे एफ क्या था, फोर्स था, और एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और ये में जो डिस्प्लेसमेंट था वो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स था। क्या इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर में बात किया हुआ है, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन हो आपको वर्क के बारे में, तो आप जाके वो लेक्चर देख लीजिए, आप एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि यहाँ से ये तो डिफाइन किया था कि अगर 1 यूनिट फोर्स लगे किसी चीज पे और उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो तो 1 जूल वर्क होता है। यहाँ से अगर 1 जूल एनर्जी की बात किया जाए, ठीक है, कि 1 जूल एनर्जी कितना होगा, तो 1 जूल एनर्जी सिंपली मीन्स कि उतना एनर्जी होगा 1 जूल जो 1 जूल काम करने में लगे। अभी देखें ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, तो 1 जूल हम काम करेंगे तो 1 जूल एनर्जी खर्च होगा, दोनों तो इक्विवेलेंट है, इसलिए मैं बोला दोनों एक तरह से इक्वल है। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी मीन्स कि द एनर्जी, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, या नीडेड, रिक्वायर्ड और नीडेड, जरूरत होगा जिसका, किस चीज के लिए, टू डू या टू परफॉर्म, टू डू या टू परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क, उसी चीज को बोलेंगे। इसका बड़ा यूनिट भी हो सकता है क्या, ऑफकोर्स हो सकता है बिगर यूनिट, क्योंकि जूल इतना बड़ा यूनिट नहीं है, तो बिगर यूनिट भी हो सकता है, यानी मल्टीपल यूनिट। कौन कौन, तो 1 किलो जूल, उसी जैसे किलो जूल, किलो जूल सिंपली मीन्स, किलो मीन्स 1000 जूल। 1 मेगा जूल ऑल्सो, ठीक है, मेगा गीगा जैसे मेगाबाइट है, उसी तरह से एमबी है ना आपका, उसी तरह से 10⁻⁶ जूल, इस तरह का, ये सब है। अब चलिए थोड़ा और बात करते हैं एनर्जी पे। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं एनर्जी इनसाइड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के इनसाइड में, यानी हम लोग के अंदर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए ह्यूमन बॉडी में भी बहुत तरह का एनर्जी है, और यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का सोर्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि सोर्स जो है एनर्जी का, अगेन सोर्स मतलब वो जगह जहाँ से एनर्जी आती है, तो इसका जो सोर्स है वो क्या है, फूड। वो सब्सटेंस जहाँ से कुछ आता है उस चीज़ को सोर्स आता है, सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ फूड है, ओके। अब ह्यूमन बॉडी भी एक सिस्टम है, वो पता है ना, ऑर्गन सिस्टम से बनाया था, ये भी एक सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर का एक सिस्टम होता है, उसी तरह से ह्यूमन का बॉडी भी एक सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे एनर्जी चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये जो फूड लिए, फूड से क्या आता है हमको, फूड से आता है एनर्जी। अब मैनी एनर्जी चेंज, ठीक है, मैनी एनर्जी चेंज, बहुत सारे एनर्जी चेंज होते हैं, टेक्स प्लेस इन ह्यूमन, टेक्स प्लेस इनसाइड ह्यूमन। किस कौन कौन तरह का, तो देखते हैं इसको। इनसाइड ह्यूमन बॉडी, जैसे हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, अभी तो हम देखिए अगर खाना खाए तो हमारा एनर्जी बढ़ा,
ठीक है। तो हमारा एनर्जी बढ़ता भी है और घटता भी है हमारे शरीर में, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं ट्रांसफर, ठीक, यानी एनर्जी चेंज। तो इंक्रीज होता है, कोई कोई काम जो करते हैं उससे इंक्रीज होता है, जैसे खाना खाते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब के मन में होगा खाना खाना तो साइंस के हिसाब से वर्क नहीं है। यस ऑफ कोर्स, खाना खाना ऑफ कोर्स वर्क नहीं है, पर उस कंडीशन में आपका जो मसल्स का मूवमेंट जो होते रहता है, मसल्स का मूवमेंट, आप जो फोर्स लगाते हैं अपने मसल्स का, जैसे मसल्स का मूवमेंट होता है वहाँ वर्क हो रहा है, तो इसीलिए आपका एनर्जी वहाँ भी काम हो रहा है, खाना खाने वक्त भी काम हो रहा है। अब साइंस के व्यू से भी देखेंगे, खैर बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब मेन सोर्स एनर्जी का मैंने बता ही दिया, फूड है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि आप थोड़े दिन खाना छोड़ दीजिए, 3-4 दिन, तो आपको पता चल जाएगा कि फूड का कितना इंपॉर्टेंस है। फूड नहीं रहेगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी। अब ऐसा करना नहीं है कि 3-4 दिन ही, एक दिन में ही सब कुछ हो जाता है। एक दिन तो बिना खाए रहा नहीं चल सकता है, 3-4 दिन क्या रहेगा। अब देखिए एनर्जी का यूज क्या है। तो एनर्जी का यूज है हमारे शरीर में, जैसे मसल्स अपने आप को स्ट्रेच करता है। अभी मैं पेन से लिख रहा हूँ तो मसल स्ट्रेच हो रहा है। आप भी बार बार पलक अपना झपक रहे होंगे देखते वक्त वीडियो, ठीक है, वहाँ भी आपका, या कुछ नोट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका मसल्स स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। एक बार इसमें जो मसल्स है, ये इसी मसल्स के कारण में मूवमेंट होता है। बायोलॉजी में आप टिश्यू में पढ़ेंगे ना कि मूवमेंट से होता है। हार्ट आपका पंप कर रहा है, ठीक है, हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है ना, ठीक, जिससे क्या हो रहा है कि आपका ब्लड इधर उधर जा रहा है। अब वर्क जो होता है, वर्क यहाँ पे किया जा रहा है किसके द्वारा, फोर्स जो हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है। इसीलिए एनर्जी हमारी घटती है धीरे धीरे। हम भले यहाँ पे लग रहा हो कि अरे साइंस के हिसाब से तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लिखना कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मूवमेंट हो नहीं रहा है, ठीक, लिख रहे हैं बहुत सारा, हम लिख लिए या पढ़ लिए तो कोई मूवमेंट हुआ नहीं, ठीक है, तो इस हिसाब से कोई काम नहीं। लेकिन हमारा शरीर का जो अंदर का फोर्स है वो लगा रहा है, फोर्स, मस्कुलर फोर्स, उसके कारण मसल्स मूव कर रहा है, तो सो वहां पे काम हो रहा है। और काम जहां भी होता है तो वहां क्या होता है, एनर्जी घटता है। अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग थके हुए महसूस करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, कि पर्सन जो है, कोई आदमी है, ठीक है, वो थक जाता है खड़े खड़े हो। अगर कोई गार्ड है, ठीक है, कोई गार्ड है, कोई चपरासी है, वो गेट पे खड़े खड़े ही रहा है, उसका काम क्या है, गेट पे खड़े रहना और थोड़ा मोड़ा मूवमेंट करना, ठीक है। तो वो खड़े रहते रहते वो थक जाता है। ऐसा तो नहीं ना है कि वो नहीं थकेगा, क्योंकि साइंस बोल गई तू तो कुछ काम किया ही नहीं है, तू क्यों थकेगा, तो 24 घंटे ड्यूटी पे लगा रहा, पर वो थकता है। क्यों थकता है, वो तो खड़ा था, साइंस बोलता है काम ही नहीं किया। लेकिन आप बाहर से देख रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके शरीर के अंदर बहुत सारे मोशन चल रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट चल रहा है, सेल के अंदर बहुत सारा चीज काम चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज भले ही आपको बाहर से नहीं दिख रहा है कि कोई मोशन हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, जिसको हम लोग काम समझते हैं साइंस की भाषा में, लेकिन अंदर, उसके शरीर के अंदर में बहुत सारे काम चल रहे हैं। मसल्स जो मूवमेंट कर रहा है, उसका हार्ट बार बार पंप कर रहा है, ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन उसके अंदर में हो रहे हैं, ठीक है, चाहे रिस्पायरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, अगर प्लांट है तो बहुत सारे हो रहे हैं। इसीलिए खड़ा खड़ा हुआ भी वो क्या होता है, उसका एनर्जी का लॉस होता है। नहीं तो समझिए प्लांट का तो एनर्जी कभी लॉस ही नहीं होता, वो तो हमेशा खड़ा ही रहता है। इसलिए अगर कोई खड़ा है, ठीक है, तो ऐसा देख के ये बोलना कि वो कुछ नहीं कर रहा है, उसका एनर्जी तो खत्म होना ही नहीं चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। ये सब मिसकंसेप्शन आपको मैं हटा रहा हूँ, इसीलिए इसमें टाइम ले रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट भी जा सकता था टॉपिक पे, आपका डायरेक्ट अगर मैं बता दूं तो डायरेक्ट टॉपिक है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना, पर हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्म्स हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में। देखिए एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है, अच्छा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, और उसका ट्रांसफर भी होता है। अभी हम लोग देखेंगे काम करने पे ट्रांसफर होता है। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, ठीक है, यानी एनर्जी के रूप्स की, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो दे आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कौन कौन है वो, तो बहुत सारे हैं। जैसे सबसे सिंपल है एक सोलर एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी कहाँ से आता है, तो जो सन के द्वारा है सोलर एनर्जी। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रियली में सोलर एनर्जी है, ठीक है। आपका खाना भी जो है वो भी कहाँ से आ रहा है, वो भले आप बोलेंगे फोटोसिंथेसिस से आता है, तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से। सब कुछ का अल्टीमेट सोर्स, सबसे लास्ट वाला सोर्स सोलर एनर्जी है। पेट्रोल डीजल सब में आप धीरे धीरे इसको समझेंगे, ठीक है। सोलर एनर्जी किससे होता है, बाई सन। उसी तरह से आता है हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी कहाँ से आता है, तो कहीं भी जो बर्निंग होता है वहां से, कोई भी कंबसन से, चाहे वो कोल का बर्निंग हो, कोई ऑयल का बर्निंग हो, कोई वुड का बर्निंग हो, इसमें हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी, और उसी लाइट एनर्जी के कारण आप अभी पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, लाइट नहीं रहता तो आप शायद नहीं पढ़ पाते। तो लाइट एनर्जी, ठीक है, जो बहुत सारे उसके सोर्स है, उसमें सन ऑफकोर्स एक सोर्स है, लाइट एनर्जी का भी एक सोर्स है, और भी बहुत सारे चीज। उसके बाद केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी क्या होता है, तो वो केमिकल एनर्जी ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीज़ों में, डीजल में, पेट्रोल में, केमिकल्स में रहते हैं सिंप्लीमेंट्स, ठीक। फ्यूल एनर्जी भी इसको बोला जाता है। हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, वी कैन ऑल्सो से हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रा सिंपली मीन्स वाटर, तो पानी में भी खूब एनर्जी रहता है, तभी ना उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वाटर से। अब इसमें कौन तरह का एनर्जी रहता है इसके बारे में थोड़ा बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी उसको बोलते हैं। विंड एनर्जी, हवा के पास भी अच्छा खासा एनर्जी रहता है,
आप अगर पानी से समझ लीजिए बाढ़ के सामने में आ गए तो आपको कहाँ से कहाँ लेके चलाता है, मतलब उसके अंदर एक फोर्स रहता है जो आपको डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब वो काम कर रहा है, और काम कर रहा है मतलब एनर्जी है। उसी तरह से सिक्स आप बोल सकते हैं क्या चीज़, विंड एनर्जी। हवा का बात किया तो पानी का बात किया तो हवा का भी कर लेते हैं, विंड एनर्जी। उसी तरह से बहुत सारा है, और भी है ओशियन थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल, बहुत सारा है। इसके बारे में आप डिटेल में एनर्जी के बारे में आपको क्लास 10 के फिजिक्स में पढ़ना है। क्लास 10 के फिजिक्स में एनर्जी एनर्जी है, ठीक है। और भी है टाइडल एनर्जी, साउंड एनर्जी। या साउंड एनर्जी को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड एनर्जी, ठीक, साउंड एनर्जी। देन वी हैव ऑल्सो, एक दो और मैं रख देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड एट लास्ट मैं एक मेंशन कर रहा हूँ, 9 10 कर देता हूँ। 9 में आपको मैं एकदम मैग्नेटिक एनर्जी, जो मैग्नेट्स के द्वारा रखा जाता है, तभी ना वो किसी चीज़ को मूवमेंट करा लेता है। और एट लास्ट मैं एक इंपॉर्टेंट रखता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी, और यही चीज़ हम लोग को पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी ही हम लोग को पूरा जो 9th में है उसी के उसमें पूरा मैकेनिकल एनर्जी के ही बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब रियली में मैकेनिकल एनर्जी। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है डिटेल में, थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं सोलर से आता है हीट एनर्जी, बहुत सारे सोर्स है, बल्ब है, ठीक है, या किसी कोई चीज़ के जलने से आता है। लाइट एनर्जी अलग अलग लाइट के सोर्स है, सन भी है एक, उससे आता है। केमिकल एनर्जी जो बहुत सारे केमिकल्स है जैसे पेट्रोल डीजल उस सबसे आता है। हाइड्रो एनर्जी पानी से आता है। विंड एनर्जी हवा से आता है। साउंड एनर्जी, ठीक, एनर्जी साउंड से आता है, ठीक है, जब कोई साउंड निकालने वाला हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होता है, उसी का एक फॉर्म है हीट एनर्जी भी, या लाइट एनर्जी भी, अलग अलग मैग्नेटिक एनर्जी। और अब ये जो है ये हमको एकदम नया मिला है, मैकेनिकल एनर्जी। तो चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं और इसी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी है क्या? तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी वैसा एनर्जी है जो किसी बॉडी में होगा, जैसे एनर्जी है तो वो किसी बॉडी में ही होगा, ठीक है। किसके कारण? तो वो किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट में होगा ड्यू टू पोजीशन, ठीक है, पोजीशन के कारण। क्या पोजीशन के कारण भी एनर्जी होता है? ऑफकोर्स होता है, आपको जो मैंने पहले दिखाया था उस कंडीशन में भी, ठीक है। और अभी भी समझिए कि एक अब बॉडी है, यहाँ पे रखा हुआ है, अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक, और यहाँ से यही बॉडी को क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को यहाँ से छोड़ रहे हैं। अब ये यहाँ पे अगर कुछ है, ठीक है, यहाँ पे अगर मिट्टी भी है तो इस मिट्टी में क्या कर देगा, अब थोड़ा सा इसको डिप्रेशन बना देगा, इसको धंसा देगा थोड़ा सा। अब ये इसको करने के लिए, ये काम करने के लिए इसको तो एनर्जी चाहिए था, वो एनर्जी कहाँ से आया? यानी यानी यहाँ पे एनर्जी अलग था, यहाँ पे एनर्जी अलग था, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा था। पर आप बोलेंगे इसके लिए तो हम काम किए, तो वही तो बात है, काम करते हैं तो किसी चीज़ का एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, काम करते हैं तो किसी चीज़ का एनर्जी बढ़ता है। और यही किए हैं हम लोग, यहाँ ले गए हैं तो इसका एनर्जी बढ़ा है। और एज इसका एनर्जी बढ़ा है तो इसको हम जब यहाँ से छोड़े हैं तो ऑफकोर्स इसका मूवमेंट भी हुआ है, तो मूवमेंट के कारण यहाँ पे एनर्जी आया। तो वो एनर्जी जो किसी बॉडी के पोजीशन के कारण हो या अरेंजमेंट के कारण हो, अरेंजमेंट के कारण नहीं समझे तो उसको समझिए, एक स्प्रिंग है मेरे पास, ठीक है, एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक लकड़ी का है और इसमें हम स्प्रिंग लगा के रखे हुए। ये स्प्रिंग अपना सिंपल कंडीशन में यहाँ एक दीवार से लगा हुआ, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दे रहे हैं, ठीक है, इधर, यानी स्ट्रेच करते रहे, खींच दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब ये इसको मूव करवा सकता है। तो ये हुआ कैसे? तो इसके सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट के कारण, इसको कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। कैसे ये कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, कैसे इसका शेप साइज अरेंज करके रखा है, उसके कारण। तो पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन या मोशन, जी हाँ, मोशन के कारण भी एनर्जी होता है। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि ब्लॉक है, उसके पास एक बॉल रखा हुआ है और ये बॉल इसको कुछ नहीं करता है, लेकिन ये मूवमेंट करके लाते हैं तो इसको मूव करवा देता है। तो वो एनर्जी जो किसके कारण हो, मोशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन यानी शेप साइज अरेंजमेंट के कारण, वो कहलाता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी। चिंता नहीं कीजिए, इसको और सिंपल डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे, अभी आपको हैवी लग रहा है तो इसको हम लोग अभी सिंपली लिख सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट या एनर्जी इन अ बॉडी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, जैसे यहाँ ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप साइज अरेंजमेंट, शेप या इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, शेप या अरेंजमेंट, कैसे वो अरेंज करके रखा हुआ है, या कॉन्फ़िगरेशन उसी चीज़ को बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एंड मोशन, ठीक है, एंड मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब इसी चीज़ को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पोजीशन और शेप के कारण या जिसको अरेंजमेंट बोलते हैं, और एक मोशन के कारण। एनर्जी ड्यू टू मोशन को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब ये कहाँ से आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक वर्ड को आपको देखना पड़ेगा। काइनेटिक जो वर्ड है, ठीक है, ये जो ड्यू टू मोशन जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक जो वर्ड है ये काइनेटोस से आया है, ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है, क्या वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है काइनेटोस, वहाँ से आया है, ठीक। ये जो काइनेटिक है ये कहाँ से आया है, एक ग्रीक वर्ड है काइनेटिकोस, ठीक, ग्रीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है टू मूव,
टू मूव। और जब भी कोई चीज मूव करता है तो उसके पास एक देखा गया है कि उसके पास एनर्जी आती है, वही एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। ऑफकोर्स उसको मूवमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके मूवमेंट के लिए हमको काम करना पड़ेगा उस पर। एग्जाम्पल के लिए ट्रक खड़ा है, आप उसके सामने खड़े हैं, कुछ हो रहा है आपको, नहीं हो रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट ही है, ट्रक के सामने कुछ नहीं होगा। वही लेकिन ट्रक चलता हुआ है, मूवमेंट करता हुआ है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पानी है, ठीक, पानी अब सिंपल है तो उसमें आप जाके नहा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अब वही पानी, बाढ़ का पानी है जो बहुत स्पीड में आ रहा है, एक धारा के साथ, स्ट्रीम के साथ आ रहा है, क्या आप वहां पे जा सकते हैं, नहीं, वहां आपको वो लेके चला जाएगा, मतलब उसके पास इतना एनर्जी बढ़ जाता है सिर्फ और सिर्फ किसी कारण, मोशन के कारण। तो वो जो एनर्जी है जो किसी बॉडी में ड्यू टू मोशन आता है वो बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। और वो एनर्जी जो किसी के बॉडी में पोजीशन, शेप और अरेंजमेंट के कारण आता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल तो आप समझते हैं किसी बॉडी का क्षमता, पोटेंशियल एनर्जी। तो सो वी कैन ऑल्सो से मैकेनिकल एनर्जी हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एनर्जी, ठीक है, ये भी एक एनर्जी है, किसी किसी का या ऐसे बोल सकते हैं इट इज सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये कि मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारे पास वो कहाँ से आया है, तो मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी के ई लिख लो प्लस पोटेंशियल एनर्जी पीई, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी पीई एंड काइनेटिक एनर्जी के ई। अभी से हम लोग ऐसे ही डिनोट करेंगे, बार बार इतना नहीं लिखेंगे। तो हम मैकेनिकल एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सम टोटल, मतलब पूरा सम कर देना है किसी चीज का, सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। कोई टेंशन नहीं है, स्केलर है तो जैसे अलजेब्रा को जोड़ते हैं वैसे इसको भी जोड़ सकते हैं, तो कोई टेंशन है नहीं। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है, धीरे धीरे इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बारे में यहीं भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे आप देखें कि एनर्जी नहीं डिस्ट्रॉय होता है, ना ही बनाया जा सकता है, ये सोर्स से आता है और सिर्फ ट्रांसफर होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किससे, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी तो अभी आपको मैंने बताया ही है, काइनेटिकॉस से वर्ड से आया जिसका मतलब होता है टू मूव, ठीक है। ये एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी का एक टाइप है। उसी तरह से जैसे आप मैथ में पढ़े रियल नंबर किससे बना हुआ है, तो रेशनल और इरेशनल, उसी तरह से यहाँ समझिए कि ये रियल की जगह है मैकेनिकल, जो किससे बना है, पोटेंशियल और काइनेटिक, ठीक। चलिए बात करते हैं ये काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी अभी हम देखें, जब भी कोई मूविंग बॉडी होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट, तो मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू सम वर्क, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू सम वर्क। एग्जाम्पल दीजिए, जो मैंने बताया कि बाढ़ का पानी है, बहुत धारा से आ रहा है, वो आपको मूव करके ले जा सकता है, तो सो हियर इट इज डूइंग वर्क, ठीक है। एग्जाम्पल वही बॉल वाला जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, बॉल को अगर मूव करके छोड़े तो वो काम कर सकते हैं। यहाँ भी एक तरह से आप जोड़ सकते हैं कि ये मूव करते हुए है, जब मैंने ऊपर से इसको छोड़ा तो मूव करते हुए और वो काम कर सकता है, ठीक है। तो एनर्जी मूवमेंट के कारण भी आता है, ठीक है, क्योंकि मूव कर रहा है तो वो काम कर रहा है, और काम कर रहा है सिंपली मीन्स अगर कोई चीज काम कर रहा है इसका मतलब उसके पास एनर्जी है, ऑफकोर्स, ठीक है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट जब काम कर सकता है, उसके पास क्षमता है काम करने का, मतलब उसके पास एनर्जी है, ठीक है। और यही जो एनर्जी है किसी कारण ड्यू टू मोशन, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ये लंबा चौड़ा आप लिखना चाहे इसी को, ठीक है, ये छोटा है मजा नहीं है तो इसको लंबा चौड़ा लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी विच इज पॉजेस्ड मतलब उसके पास है, ठीक है, किसके द्वारा, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वर्च्यू मतलब गुण, किस गुण के कारण, तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, वर्च्यू समझते हैं ना, ऐसे भी ड्यू टू मोशन या बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, वर्च्यू मतलब गुण। जैसे अभी हम लोग बात किए थे कि इसके शेप और साइज के कारण एक गुण था, ये गुण है इसका शेप और साइज, जिसके कारण इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसके पोजीशन के कारण है तो ये इसका गुण है। उसी तरह से अगर हम बात करें मोशन के गुण के कारण तो वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब सिंपल सा एक बात है, ठीक है, कि एनर्जी जो स्टोर होता है किसी ऑब्जेक्ट में, जब एनर्जी स्टोर होता है किसी ऑब्जेक्ट में कब, जब उस पर काम किया जाता है, ठीक है। अब देखिए काम करते हैं सिंपली मीन्स किसी फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाते हैं तो होता क्या है, तो वेलोसिटी चेंज होता है। फोर्स का सिंपली मतलब क्या है, फोर्स इक्वल टू एम ए, याद है, एफ इक्वल टू एम ए। तो फोर्स लगा के हम करते क्या है, फोर्स लगा के हम एक्सेलरेशन चेंज करते हैं। एक्सेलरेशन चेंज करने का क्या मतलब, वेलोसिटी चेंज करते हैं, ठीक है, मतलब लोअर से हाइयर, ओके, ठीक। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बहुत सारा बॉडी के पास है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास ऑफकोर्स कोई वेलोसिटी होगा, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट, ठीक है, वर्क डन ऑन इट। जैसे हम कोई चीज को मूव करने के लिए हम उसको थोड़ा सा पुश किए, ठीक है, फुटबॉल को मूव करने के लिए हम थोड़ा सा उसको किक किए, तो वो किक करके हम किए क्या, हम अपना एनर्जी उसमें दिए,
यानी हम उस पर काम किए, तो वर्क डन ऑन इट, वर्क जो किया जाएगा किस पे, इस पे वर्क डन ऑन इट, जिससे क्या हुआ, जिससे वो अपना मोशन एक्वायर किया, टू एक्वायर दैट मोशन, मतलब वो मोशन पाने के लिए, टू गेट दैट मोशन, ठीक है, टू गेट दैट मोशन। ओके, अब बात करते हैं कि क्या कोई चीज रेस्ट में था तो क्या वो काम कर सकता था, क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी है? नहीं, अगर वो चीज रेस्ट में है, इफ एट रेस्ट, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, ठीक है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट मीन्स नो काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स नो वर्क, कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं है, मतलब कोई काम नहीं। पर अगर बॉडी मोशन में आ जाता है, इफ बॉडी एक्वायर्स मोशन या इफ बॉडी गेट मोशन, ऐसे सिंपल, एक्वायर अगर हैवी लगा था आपको, गेट मोशन मतलब मोशन उसके पास आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, तो उसके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, एंड इफ इट हैज काइनेटिक एनर्जी इट कैन मूव, और अगर ये मूव कर सकता है मतलब ये काम कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक एज्यूम करते हैं एक ऑब्जेक्ट का जिसका अपना कुछ मास हो, ठीक है, और वो मूव कर रहा हो, और वो मूव कहाँ से करना शुरू किया हो, इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो है, रेस्ट से शुरू किया हो, ठीक है। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा काम आएगा, क्या चीज, थोड़ा सा पिछले लेक्चर का काम आएगा, और थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन जो है वहाँ का काम आएगा, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका भी काम आएगा, खासकर सेकेंड इक्वेशन जो मोशन, सेकेंड और थर्ड जो था उसका। चलिए हम लोग मान लेते हैं, लेट वी हैव एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास ये कर क्या रहे हैं, ये हम लोग अभी तो देख लिए काइनेटिक एनर्जी ये सब होता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्वांटिटी में, नंबर में वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, किसी बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हम समझे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, पर कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, 5 जूल 6 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है, और काइनेटिक एनर्जी भी चूंकि एक एनर्जी है तो वो भी एक क्या है, तो उसका भी यूनिट जूल ही होगा। तो कितना जूल होगा उसको नंबर में हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, नंबर में डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे वर्क तो हम जानते थे, ठीक है, कि वर्क क्या है, कि जब कोई फोर्स लगता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको न्यूमेरिकली हम लोग देखें ना, उसका फॉर्मूला बनाए ना, तो वही हम लोग देखना चाह रहे हैं क्वांटिटिवली क्या है, क्वांटिटी में उसको देखना चाहे तो वो क्या होगा, क्वांटिटिवली, तो उसको हम लोग मेजर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम माने क्या, लेट वी हैव एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास क्या है, ऑफ मास m, मास m, ठीक है। अब उसके बारे में एक बात है क्या, कि वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू होता है। अब कोई किसी किसी के मन में है कि अगर वो रेस्ट से शुरू ना हो तो उसका जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम है वहाँ, ठीक है। तो अगर स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से तो उस कंडीशन में उसका यू क्या हो जाएगा, 0, और वी कुछ होगा, एंड गेन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। अब चूंकि उसको हम फोर्स लगाए ना, हम अपना काम किए हैं, फुटबॉल में अपना एक काम किए हैं, अपना किक दिए हैं, अपना एक फोर्स लगाए हैं, जिससे क्या हुआ है, तो फोर्स लगाने से वो एक्सिलरेट किया है, इनिशियल वेलोसिटी उससे कुछ वो नया वेलोसिटी गेन करेगा, गेन है फाइनल वेलोसिटी v। अब देखिए, अब इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे कोई बॉडी रेस्ट में था, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, इसको हम मूव करवाए हैं, तो ये कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा यहाँ तक आने में, इसका यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ आया अगर, तो इसका v वेलोसिटी के साथ, नो डाउट v वेलोसिटी के साथ आया, तो इसके केस में इतना ये डिस्प्लेसमेंट भी होगा, एस क्या है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी करेगा, कुछ अपना पाथ भी ट्रेवल करेगा। तो इस हिसाब से हम लोग को अगर इस डिस्प्लेसमेंट को निकालना है, इसको, यही जो एस ये डिस्प्लेस किया है, क्यों, इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने क्या होगा, तो अगेन वी हैव वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वी नो, यस, हमारे पास वर्क जो है उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाए, और ये वर्क होता क्या है, तो वर्क तो जितना एनर्जी होता है उतना कोई काम करता है, ये जितना एनर्जी है उतना काम, तो यही फॉर्मूला किसका हो जाए, एनर्जी का भी, दोनों तो सेम चीज है, ठीक है। तो एनर्जी और वर्क दोनों का फॉर्मूला ये है, तो इसी से हम इसका भी लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, अब इस डिस्प्लेसमेंट को निकालना है अगर, तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन हम मोशन का यूज करें, थर्ड इक्वेशन क्या था मोशन का, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब चूंकि इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट शुरू कहाँ से हुआ था, रेस्ट से, चूंकि u इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू 2s, बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमको तो s चाहिए ना, s क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2a। अगेन इस इक्वेशन का यूज क्यों करना पड़ रहा है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे बॉडी आया है मोशन में, और एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसमें एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो बॉडी जब ट्रेवल भी करेगा तो उस s का वैल्यू निकाल लें, उस s का वैल्यू का करने क्या वाले हैं, तो इस वैल्यू में रखने वाले हैं। तो यहाँ से एनर्जी जो है जो कि एफ एस के बराबर है, तो एफ इंटू एस क्या रख देंगे, वी स्क्वायर बाई 2a। अब ये ऐसा फॉर्मूला होगा क्या, नहीं, हम लोग एफ का भी फॉर्मूला जानते हैं कि ई इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या होता है, एम ए इंटू वी स्क्वायर बाई 2a। यहाँ से आपको a से a कैंसिल होता हुआ दिखेगा, ये e जो है ये क्या आ जाएगा, एम डी स्क्वायर बाई 2, और यही फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा।
ओके, अगर वो रेस्ट से शुरू नहीं होता तो यहाँ पे एक और टर्म आया था mu², हाफ mv² माइनस हाफ mu², और कुछ नहीं। ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। देख लिया आप कहाँ से आया, ठीक है, ऐसे ही आता है। पहले आप क्या किए, आप थर्ड इक्वेशन को यूज किए, वहां से s का वैल्यू लाए, उस s को यहाँ पे पुट किए, और यहाँ से हम जानते हैं F इक्वल टू ma होता है। हम सब कुछ को सिंपल कर दिए, क्योंकि हमको अक्सर क्या दिया रहेगा, हमको मास अक्सर दिया रहता है, ठीक है, तो मास से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। अब इसको किसी कोई बुक ऐसे भी डिनोट करेगा, E एनर्जी काइनेटिक इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, क्या काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव हो सकता है? आपके मन में है कि वर्क निगेटिव हो सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी शायद निगेटिव हो जाए, पर नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कि एनर्जी काइनेटिक, या मैं इसी को इसमें बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, मैं से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। भी नो, हाँ जानते हैं। क्या मास कभी निगेटिव होता है? नहीं, हम लोग ये ग्रेविटेशन से पढ़े हुए हैं, ग्रेविटेशन में मास और वेट में, कि मास कैन नॉट बी निगेटिव, मास इज स्केलर क्वांटिटी, मास कैन नॉट बी निगेटिव। ऑफ कोर्स स्केलर क्वांटिटी निगेटिव हो सकता है, पर मास निगेटिव नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन है, कैन काइनेटिक एनर्जी बी निगेटिव? काइनेटिक एनर्जी क्या निगेटिव हो सकता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको इस फॉर्मूला को देखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकला है कहाँ से, कोई बॉडी का मास है उसको, और कोई बॉडी का वेलोसिटी है, उसके स्क्वायर कर दो, उस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 से डिवाइड कर दो, उसी चीज को बोल सकते हैं, तो वही तो आएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए फॉर्मूला को कंसिडर करना पड़ेगा। इन फॉर्मूला हम बोल सकते हैं मास, वी हैव मास, हमारे पास मास है, विच कैन नॉट बी निगेटिव, जो निगेटिव हो नहीं सकता है। अब देखना पड़ेगा वेलोसिटी को, तो यस वेलोसिटी इज ए वेक्टर, तो वेलोसिटी तो निगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी कैन बी निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि शायद काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाए, पर क्या ये वेलोसिटी है? हाँ है, पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, वो तो देखिए मेरे पास अगर -2 है, अगर -2 का स्क्वायर भी कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कोई निगेटिव का भी स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। बट हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर जो है विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इवन व्हेन इट इज निगेटिव। अगर वो निगेटिव भी हो वेलोसिटी, इन केस अगर वेलोसिटी निगेटिव हो जाता है, उस केस में भी क्या होगा कि उसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जहां स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, इसका क्या मतलब है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एम पॉजिटिव, अगर बी निगेटिव है तो स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, तो एम बी स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, और 1/2 तो ऑफकोर्स पॉजिटिव है। मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इवन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज नेगेटिव। उम्मीद है आप समझ गए ये चीज़, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी अगर नेगेटिव भी रहता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। मास हमेशा पॉजिटिव रहता ही है, 1/2 जो है वो पॉजिटिव है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, जिससे कि इसको और फॉर्मूला को यूज करना हम लोग सीख लें। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन आपको फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल, इसका बॉल का, ऑफ मास, जिसका मास है 200 ग्राम, मास तो कम ही रहता है बॉल का, 200 ग्राम है, एंड मूविंग, ये मूव कर रहा है, मूविंग एट वेलोसिटी, हमको वेलोसिटी दिया हुआ है ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको यूनिट थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिट में आप अगर गड़बड़ हो गए, 20 सेंटीमीटर को चलिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो 20 मीटर पर सेकेंड देते, 20 मीटर पर सेकेंड, जैसे कि और सिंपल है 20 मीटर पर सेकेंड से। और मास में आपको ध्यान देना है, यूनिट में थोड़ा सा आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। मास है हमारे पास, लेकिन मास को हम लोग ऐसा यूनिट में बदलेंगे, तो ये कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करके, तो 200/1000 kg हो गया। बस अब सब कुछ काम खत्म है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू एम कितना है हमारा 200/1000, b², b कितना है 20 इंटू 20, जो कैंसिल हो रहा है कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, कितना हुआ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ये क्या हो गया 40 जूल, ठीक है 40 जूल हुआ, हाँ 40 जूल हुआ। ओके, अगर यही ये रहता 20 सेंटीमीटर पर सेकंड तो क्या होता, तो उस केस में ये अगर इफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको हम लोगों को बदलना पड़ता मीटर पर सेकंड में, और ये कितना हो जाता, तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलना चाह रहे हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ता, तो आपका ये क्या आता 20/100 आया था, यानी 0.20 आया था। तो आप इस क्वेश्चन को भी प्रयास कर सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव किया जिससे कि ये आपको कॉम्प्लिकेटेड, पहला ही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना लगे।
ओके, काइनेटिक एनर्जी का एक और तरीका हो सकता है डिरिवेशन का, वो अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। उसमें कुछ और बदलाव नहीं करना है। देखिए मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे। आप क्या कर देंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as आया था ना, क्योंकि यू स्क्वायर जो है तो जीरो हो गया था। तो इस हिसाब से हम यहीं पे क्या कर दे, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए के जगह ही लिख दे एफ बाई एम। ये कहाँ से आता है, तो हम जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो यहाँ से ए क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है, इंटू एस। आप चलिए, हाँ ये बात तो है। आप क्या करते, तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग अगर एफ एस देखें, एफ एस को एक साथ रख लेंगे यही वर्क होता है, और इसको इधर ले आए तो एम बी स्क्वायर इधर लेके एम बी स्क्वायर, और ये 2 है इक्वल टू 2 एफ एस, और हमको क्या चाहिए एफ एस, तो एम बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एफ एस, और एफ इंटू एस की क्या होता है, वर्क या एनर्जी, तो एनर्जी जो आ जाएगा वो 1/2 एम बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने बता ही दिया क्यों अलग वीडियो के लिए करूँगा। देखिए तो दोनों एक ही चीज़ है, बस उसमें उस फार्मूला में थोड़ा सा चेंज किए, ठीक है, वर्क वाले में यहाँ पे इसी फार्मूला में थोड़ा सा बदलाव कर दिए। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अगर आप फार्मूला से अगर इसका डिफाइन करना चाहें कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो इसी को वर्ड में रख लीजिए। ये क्या है, ये क्या है, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये हाफ है, ठीक है, हाफ है। अब उसके बाद हाफ के बाद क्या है, प्रोडक्ट है किस चीज़ का, प्रोडक्ट ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का, और इसका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है, स्पीड या वेलोसिटी ऑब्जेक्ट। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, हाफ of the product of mass, half of product of mass and velocity of an object, velocity of an object, ठीक, या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये चीज बात हुई किसी बारे में, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकता, इसके बारे में बात कर लिए, एक न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लिए। अब फाइनली काइनेटिक एनर्जी से काम खत्म होता है। इस पर और भी बहुत तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको काइनेटिक एनर्जी ही दे देगा, किसी बॉडी का मास नहीं देगा, तो उसमें भी यही फॉर्मूला आप दे देंगे। वेलोसिटी आपको दिया रहेगा, तो कभी मास पूछ देगा, कभी वेलोसिटी पूछ देगा, काइनेटिक एनर्जी देके आप आराम से निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड एनर्जी की तरफ, जो कि है क्या, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। और बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उसके एक्सप्रेशन, उसके फॉर्मूला के बारे में, उसके डिफिनेशंस के बारे में, और वो कब कब होता है, और क्या इसके टाइप्स हैं, तो उसके टाइप्स के बारे में भी। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो एनर्जी क्या होता है, वो एक ऐसा एनर्जी होता है ड्यू टू पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और उसके अरेंजमेंट, कन्फिग्रेशन के कारण, ठीक है, वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना चाहिए तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी, ठीक है, इन ए बॉडी, एनर्जी सिंपली एनर्जी ड्यू टू या बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है, और कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन सिंपली मीन्स अरेंजमेंट के कारण, ओके। अब देखिए ये हम लोग अलग अलग, मैंने आपको पहले भी बताया था, कन्फिग्रेशन सिंपली मीन शेप साइज अरेंजमेंट, शेप साइज अरेंजमेंट। जिससे मैंने आपको एक पहले भी दिखा दिया था कि हाँ पोजीशन से भी क्या होता है, एनर्जी में डिफरेंस होता है। एक बार और देख लीजिए, ठीक है, पोजीशन से कैसे। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब एनर्जी है सिंपली मीन्स कि उसके पास एबिलिटी है काम करने की, ठीक है। मान लीजिए कि एक स्प्रिंग फिक्स है एक दीवार में, ये एक दीवार है हमारे पास, ये वॉल है, इसको वॉल कंसिडर कर लीजिए, और ये वॉल में एक स्प्रिंग फिक्स्ड है, ठीक है। स्प्रिंग तो आपको पता ही होगा, एक स्प्रिंग फिक्स्ड है। 3D में नहीं बना पा रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ऐसे 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 स्प्रिंग रहता है ना, वैसे वैसे स्प्रिंग एक फिक्स्ड है, ठीक। स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, मतलब खिंचाता है, ये तो आपको पता ही है। अब इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक, एक लकड़ी का टुकड़ा जो बोलिए, वो फंसा हुआ है, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है और इस पर एक लकड़ी का टुकड़ा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको, इस ब्लॉक को इधर पुश किए, मतलब हम इस पर काम किए, इसको पुश करके इधर कर दिए, मतलब अब इसको ऐसा बन जाएगा। ये कुछ देर बाद क्या कर दिए, इसको कंप्रेस कर दिए, ये ब्लॉक अभी भी लगा हुआ है, इसको हम दबा के, ठीक है, यही ब्लॉक है, इसको दबा के, ये ब्लॉक नहीं दबाया, ब्लॉक अभी भी वैसा ही है, इसको दबा दिए। अब क्या होगा, अब इसके पास ये जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, ठीक है, मतलब दबा हुआ, जो दाब दिए हुए हम, तो इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास अब एक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, और ये इसको इधर धकेल देगा, इसको फिर से ये इधर पुश करेगा। अब बात ये है कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास एनर्जी आया कहाँ से, तो मैंने तो आपको बताया, आप ही तो काम किए, आप इस ब्लॉक पे काम किए ना, उसके रिप्लाई में आया। न्यूटन के थर्ड लॉ से भी देख सकते हैं, आप इधर पुश किए तो ये इधर पुश करेगा, और उसके लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ काम तो हुआ है। काम कैसे हुआ है, तो काम यहाँ हुआ है क्योंकि फोर्स लगा है इधर से, और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इस तरह का, ठीक है, तो ये एक एनर्जी है, ठीक। और ये एनर्जी हुआ कैसे, तो ये हुआ इसके शेप साइज के कारण, ठीक है, इसके शेप के कारण, ठीक है, पहले ऐसा था फिर अब ऐसा हो गया, इसके साइज के कारण, साइज में चेंजिंग आने के कारण। ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये इसके लचीलेपन के कारण हुआ, यानी इलास्टिसिटी के कारण हुआ। तो ये जो है, ये इसके कारण, किसके कारण है, शेप, साइज और इलास्टिसिटी, ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, इसके इलास्टिसिटी के कारण,
ठीक है, इसके इलास्टिसिटी के कारण, ठीक है, इसका लचीलापन, इलास्टिक समझते हैं, जैसे रबर इलास्टिक होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, इसको अगर अच्छे से डिफाइन करना चाहिए तो ये प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई बॉडी पे अगर फोर्स लगाया जाए तो वो फिर से अपने ही रूप में आ जाए, उसी को इलास्टिसिटी कहा जाता है प्रॉपर्टी को। अब देखिए, ये तो बात हुई शेप साइज और कॉन्फ़िगरेशन के कारण, यानी सिंपली एक वर्ड में तो कॉन्फ़िगरेशन या शेप साइज अरेंजमेंट के कारण। दूसरा हम लोग ऐसे भी इसका बात कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉइल्ड स्प्रिंग है, बचपन में याद है हमारे पास एक खिलौना रहता था, कार रहता था या ऐसा ही कुछ, और उसमें एक चाबी दिया रहता था, उस चाबी को हम ऐसे ऐसे घुमा देते थे, चाबी को, और चाबी घुमाने के बाद छोड़ते थे तो गाड़ी चली जाती थी। क्या कभी कभी सोचे कि ये होता क्यों था? और बचपन में चूंकि हम लोग शरारती होते हैं, और खास के मैं भी था, तो उस टाइम में मैंने भी क्या किया था, मैंने बहुत सारे जितने गाड़ी सब होते हैं उनका मैं इंटरनल पार्ट्स खोल लेता था, उनमें नट लगा रहता था या जो लगा रहता था मैं उसको खोल देता था, खोल के अंदर में देखता था कुछ इस तरह का स्प्रिंग रहता था जो कोयल किया रहता था, मतलब घुमा घुमा के रखा रहता था, कोयल स्प्रिंग, ठीक है। और रियली में जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको चाबी लगाते हैं, उसमें चाबी लगाते हैं, या कोई कोई रहता है धागा खींचने वाला, धागा खींचते हैं तो होता यही है कि ये अपने आप में कोयल किया जाता है, और जब ये धागा छोड़ दिया जाता है ये अनकोइल्ड हो जाता है, मतलब ये दूर दूर चला जाता है, ठीक, ये कुछ इस तरह का हो जाता है, अनकोइल्ड हो जाता है, ठीक, अनकोइल्ड स्प्रिंग। तो जब हम कोयल किए थे, मतलब उसको मुड़ते गए थे तो इस दोनों, ये दोनों हुआ क्या, तो एक तरह से दब गया, जैसे यहाँ पे धगले तो दब गया। अब पर इसका मन नहीं ना ऐसा रहने का, ये भी एक इलास्टिक है तो ये भी चाहेगा अपना शेप फिर से हम फैला ले जिस पोजीशन में, तो इसी के कारण गाड़ी को वो पुश देता था और उसके पास एक एनर्जी आ जाती थी रियली में, क्योंकि हम काम किए हैं उस पर, तो उसके पास एक एनर्जी आ जाती थी, और वही एनर्जी के कारण वो क्या करता था, वो गाड़ी मूव करने लगता था, वो टॉय मूव करने लगता था। सेम केस यहाँ भी है, इसके भी शेप और साइज के कारण क्या हुआ, इसके पास एक एनर्जी है। मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन के डिफरेंस के कारण, जैसे कोई बॉडी इस हॉरिजेंटल लेवल पे है और उसी बॉडी को हम कुछ हाइट पे, एच हाइट पे ले जाके और यहाँ से छोड़े, अगेन इसके पास एक एनर्जी आ गया, ठीक है। तो ये एनर्जी को टाइप किया हुआ है, ठीक है, इसी को टाइप्स क्लासिफाई किया हुआ है। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, खैर ये 9th के लेवल का तो नहीं है पर समझिए, ठीक है, कि मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज है निगेटिव चार्ज, या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जब हम इसको पास लेके जाते हैं या पास थोड़ा ही पास लेके जाते हैं तो ये इसको अपने आप खींच लेता है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एनर्जी का एक काम हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है जो चार्ज के कारण है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग कारण से हो सकती है। एक जैसे यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे लिफ्टेड वेट है, या कोई बॉडी है जिसका वेट है कुछ, उसको उठाया गया। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे कोइल्ड स्प्रिंग है, कोइल्ड स्प्रिंग है, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कोइल्ड स्प्रिंग, ठीक। या यहाँ पे देख सकते हैं कोल्ड स्प्रिंग, या यहाँ देख सकते हैं कंप्रेस्ड स्प्रिंग ड्यू टू कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंप्रेस्ड स्प्रिंग। या यहाँ देख सकते हैं ड्यू टू चार्ज, इस केस में भी क्या होता है, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन के रूप में होता है ड्यू टू चार्ज। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को जो कि पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन पे है उसको तीन टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन है वो, तो वो है इसके नाम से ही, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे एक ग्रेविटी के डिफरेंस के कारण, ग्रेविटेशनल डिफरेंस के कारण हुआ है, ठीक है, हुआ है ना, यहाँ पे ग्रेविटेशन का फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशन का फोर्स, उसी कारण हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जानते हैं ना पिछले चैप्टर, उम्मीद है पर क्या है, ठीक है, ग्रेविटी हम सबको अपने आप खींचता है, अपने तरफ खींचता है, ठीक है, वही फोर्स। तो इस कंडीशन में ये जो है ये भी एक ग्रेविटेशनल, ये कैसा है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, यानी लचीलापन से रिलेटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये चार्ज से रिलेटेड है, और चार्ज के लिए आप एक शब्द पढ़े हुए हैं, और इससे पहले भी फोर्स भी पढ़े हुए हैं, एक फोर्थ चैप्टर में क्लास 8 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज एट रेस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट, क्योंकि आप मोशन में पढ़े, मोशन चैप्टर में पढ़े थे ना स्टैटिक, ठीक है, तो वो स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट, तो वही चीज है ये, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम लोग तीन टाइप्स में बांटे हुए क्लासिफिकेशन किए गए हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन टाइप से। पहला जो है वो क्या है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे क्लास 9th में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ना है। ऑफकोर्स इसका डिटेल आपको मिलेगा कहाँ, आपको इसका डिटेल मिलेगा क्लास 11th में। सेकंड जो है वो है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी 11th में आपको मिलेगा डिटेल में, और यहाँ पे तो हम लोग ज़्यादा पढ़ने नहीं वाले, सिर्फ डिफिनेशन पढ़ेंगे। और तीसरा जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा 10th में मिलेगा और उसके बाद 12th में मिलेगा,
ठीक। और ये दोनों अभी भी थोड़ा सा मिलेगा और बाद में कहाँ 11th में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे ज़्यादा हम लोग का फोकस रहेगा 9th में, और यहाँ से हम लोग इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे और सबका भी फॉर्मूला हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक, तो समझे कॉइल्ड स्प्रिंग आप देखिए, और ये सब वॉच में भी रहता है, आपके घड़ी में भी, आपका जो घड़ी चलते रहता है वो भी इसी कारण इसके अंदर लगा रहता है। ठीक, ओके। यही कॉइल फोन जब अनकॉइल होता है मतलब खुलता है, ठीक है, क्या है, अनकॉइल होता है यानी खुलता है, तो ये कुछ काम करता है। ये जैसे घड़ी का केस ले रहे तो घड़ी में उसके जो क्या बोलते हैं, हैंड्स बोलते हैं ना, हाँ, घड़ी के हैंड्स जो है उसको घुमाता है, वो 1 2 3 ऐसे करके घूमता रहता है। ठीक है, उसी तरह से टॉय में भी होता है, और भी बहुत सारे बातें हैं। ठीक, यहाँ पे आप ले सकते हैं इसका बात, आपका जो तीर धनुष जो होता है आप उसको क्या बोलते हैं, बो एंड एरो। ठीक है, उस केस में भी ड्राइंग में ऐसा अच्छा नहीं बना, बो एंड एरो, उस केस में भी एक रहता है एरो जो इससे लगा रहता है। ठीक है, जिसको आप तीर धनुष बोलते हैं, एक एरो लगा रहता है इस तरह से, और उसमें इसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं इस धागा को, और फिर जब छोड़ते हैं तो वो बहुत जोर से जाता है। उस कंडीशन में हम उस धागा पे काम किया और धागा उस पर काम किया, तो ऐसे ही बहुत सारा होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। आप लिखना चाहते हैं डिफिनेशन लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट या डिफरेंस इन हाइट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू शेप एंड साइज, ड्यू टू शेप एंड साइज, शेप और साइज के कारण। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज या म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज, सिंपली अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज ड्यू टू चार्ज, यही है। अब चलिए पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उसके एक्सप्रेशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चलिए पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो आपके बुक में सीधा ये दिया रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, पर मैं बता रहा हूँ कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाया जा रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सम हाइट या एट अ हाइट। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे, या अर्थ है हमारा, और इस अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी अभी ये अपने सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, mg फोर्स से इसको खींच रहा है। ठीक है, होता है ना, F इक्वल टू क्या होता है ma, और इस केस में mg हो जाता है, ये तो आपको बताइए, mg फोर्स से इसको खींच रहा है। ठीक है, जब सरफेस पे है तो। अब एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास, जिसका मास अगर m है, इस बॉडी का मास क्या है m, और उसके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, तो इसी को फोर्स बोले या वेट बोले, फोर्स और वेट तो दोनों सेम ही होता है। ठीक है, वेट वो फोर्स है जिससे कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है, ठीक, जो कि डाउनवर्ड या बोले अगर अच्छे से तो सेंटर की तरफ लगता है। ठीक, अब देखिए अगर हम थोड़े से हाइट की बात कर रहे हैं तो इसकी वेट mg से ये खींच के रखे हुआ था, हाँ ठीक है। अब देखिए ये जो g का वैल्यू है वो तो लगभग कांस्टेंट ही रहता है अर्थ के आसपास, अर्थ के आगे जाता है मतलब ऊपर जाता है या नीचे तो उस कंडीशन में घटता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं उसके बारे में, तभी हम लोग उतना बात नहीं करेंगे। अब जब 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 कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, मान लीजिए पोजीशन इसका ए है और इस ए से ऑब्जेक्ट बी तक गया। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं हम लोग का, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक, यहाँ पे एक ब्लॉक है, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको क्या हो रहा है, जिसको ये mg फोर्स से अर्थ खींच रहा है, ये हमारा ग्राउंड है या हॉरिजॉन्टल लेवल है। इसको हम क्या किए, एक फोर्स से अपना एक फोर्स लगाए और ये फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को यहाँ कर दिए। ठीक है, यहाँ कर दिए बी पे। इसको आपको ध्यान से देखना है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज करेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एफ फोर्स से खींचे, अभी भी ये mg फोर्स से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ खींचा जा ही रहा है। ठीक है, इसको हम एफ फोर्स से ले गए। अब ये हाइट का जो डिफरेंस है इतना, ये एच, क्योंकि हाइट के कारण ही क्या होता है, ये एनर्जी आती है रोल में। ठीक है, हाइट आती है रियल में हम जो काम करते हैं उसके कारण। ठीक, तो इस कंडीशन में ये जो वर्क डन हुआ किसको द्वारा, बाय द फोर्स एफ। और ये फोर्स एफ क्या है, एफ वो फोर्स है जो हम लगा रहे हैं इसको ऊपर उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए वो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो वो फोर्स जैसे बॉल फेंक रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें फोर्स लगाना है, तो वो जो वर्क डन है वो किससे बराबर हो जाएगा, एफ इंटू एस होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा एच है, इसलिए एफ एस लिखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग कभी भी वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसको हम हाइट से ज्यादा कंसिडर करते हैं एज कम्पेयर टू एस। डिस्प्लेसमेंट है वो भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग हाइट ज़्यादा कंसिडर करते हैं, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होता है हम लोग के केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो उस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ज़्यादा अच्छा किसी नोट करते हैं, तो वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हाइट बोलते हैं। ठीक, एफ का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं mg, तो ये w जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा कि नहीं, कैसे, तो एफ की जगह में क्या रख दिया, एफ की जगह mg और h तो है ही, तो w क्या हो गया mgh। क्या वही वर्क जो है, वही वर्क जो हम इस पे किए हैं वही उसके एनर्जी के रूप में बदला है, यस ऑफ कोर्स, ये तो हम फर्स्ट में ही पढ़े थे शुरू में। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वर्क जो है वो तो वही एनर्जी के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गया, mgh, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ बॉडी, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h जो है कितना हाइट तक उस बॉडी को बढ़ाया गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी, वी हैव फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। कितना सिंपल फार्मूला है ना। अब वर्क में देखिए, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट h हो रहा है तो वो h इंटू फोर्स की जगह हम लिख दिए mg। ठीक, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इस पर चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट और थोड़ा डीप हो जाए। चलिए बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, ऑफ मास 4 kg, जिसका मास कितना है 4 kg। उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको हम 5 मीटर के हाइट पे उठा रहे हैं, इज रेज्ड टू अ हाइट, मतलब उसको उठाया गया, रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर के हाइट पे बैठाया गया। ठीक, आपको निकालना है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी हर हमेशा किसी न किसी बॉडी में रहता ही है। हम रियली में कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ भी था, यहाँ भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था ही, हम लोग जीरो मानते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई हाइट है ही नहीं इसके कंसिडरेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे mgh। ठीक है, m कितना है 4 kg, g 10 ले लेते हैं, h कितना है, h है हमारे पास 5, कितना आ जाएगा, ठीक है 10 5 जा 50, 50 और 50 हो जाए 200, तो ये हो गया 200 जूल। ओके, क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, मास तो नेगेटिव नहीं होगा पर जी नेगेटिव हो सकता है, और ऑफकोर्स कभी कभी एच भी, अगर हम जो डायरेक्शन ले रहे हैं इधर या इधर, निगेटिव हो सकता है। तो यस, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी निगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, ओके, जैसे यही क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 4 kg के मास को 5 मीटर के हाइट पे पहले से था और 5 मीटर से 10 मीटर हाइट तक ले गया, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उस कंडीशन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ भी रियली हम कैलकुलेट क्या किए हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक पोटेंशियल एनर्जी जो उसके हॉरिजॉन्टल लेवल पे था, जो कितना था, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 200 जूल, तो यहाँ पे अगर डिफरेंस कैलकुलेट भी करेंगे तो 200 जूल जो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें से अगर 0 जूल हटा भी देंगे तो 200 जूल ही आएगा। लेकिन मान लीजिए बोलेगा कि पहले ही से ही ये अर्थ का सर्फेस है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था ही, ठीक है 5 मीटर के हाइट पे, अब ये ले गया, हम लोग इसको ले गए 10 मीटर के हाइट पे। इस कंडीशन में आप निकालिए कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसका वेट कितना हो जाएगा, 4 kg है तो 4 10 जा 40, 45 जा 200 जूल यही था, और 40 10 जा 400 जूल यहाँ हो जाएगा, 200 जूल यहाँ और 400 जूल यहाँ, तो यहाँ इस बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 200 जूल का। ठीक है, तो कभी कभी आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकालने दे सकता है, तो ये भी आ जाएगा। इस तरह से अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर बोल दिया कि कुछ हाइट तक ले गया है, उसका ऑब्जेक्ट का मास दे देगा और पूछ देगा एनर्जी दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, आपको पूछ देगा क्या चीज़, मास निकालो, या मास और एनर्जी दिया हुआ हाइट निकालो। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग अलग टाइप्स का। उम्मीद है आप ये सब समझ गए होंगे। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप देखे ही है, कहाँ कहाँ उनका यूज होता है, स्प्रिंग है, कोयल है, या बो एरो है। ठीक है, धनुष जिसको बोलते हैं, गुलेल जो होता है, जैसे बचपन में बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक है, चिड़िया को या दूसरी चीज़ को मारते रहते हैं, वो गुलेल में, ठीक है, जिसको हम कैटापोल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कैटापोल्ट, तो उसका इस सब का भी यूज होता है। इस तरह का कैटापोल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रहता है इस तरह का, एक स्टिक रहता है यू शेप, और इस यू शेप से इस तरह कनेक्ट रहता है, इसमें 2 थ्रेड लगा रहता है जिसको खींच के और कोई मारता है, इसमें एक धागा रहता है, इसको एक पकड़ा जाता है, वैसे पकड़े मारता है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में रियली पोटेंशियल एनर्जी का ही यूज हो रहा है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप ये समझ गए हैं कि एनर्जी के बारे में आपको जितना कंसेप्ट चाहिए वो कंसेप्ट काफ़ी है इस वीडियो से। आगे हम लोग एक और बात करेंगे जो कि, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि वर्क और एनर्जी को रिलेट करता है, उसके बारे में। और उसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वैसा ही है जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हैं केमिस्ट्री में, उसी तरह का है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, सबके बारे में। ठीक है, चलिए तब तक देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।